फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा नीट यूजी 2019 की चॉइस फिलिंग के ऊपर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक लॉजिकल चॉइस फिलिंग कैसी करनी चाहिए बच्चों को, जिससे उनको ईज़िली सीट का अलॉटमेंट हो जाए उनके स्कोर के बेसिस पे। अगर हम काउंसलिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो काउंसलिंग एक्टिविटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा चॉइस फिलिंग। कई जगह पे इसको प्रेफरेंस भी बोला जाता है या प्रेफरेंस फॉर्म भी बोला जाता है। काउंसलिंग एक्टिविटी बेसिकली आपकी 95% ऑनलाइन ही होती है। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऑफलाइन एक्टिविटी होती है आज की डेट में। उसमें भी स्टार्टिंग राउंड आपका ऑनलाइन होता है और आगे वाले राउंड ऑफलाइन होते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका, अगर आप देखते हो तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब ऐसे कुछ स्टेट हैं जो ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं। वरना बेसिकली आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग करना रहता है, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठ के इंटरनेट की मदद से आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। तो काउंसलिंग की जो एक्टिविटी है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक वेबसाइट पे जाके एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये जॉब काफ़ी इजी है। आपने पहले भी अपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ये कोई भी भर सकता है। बट इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारी चॉइस फिलिंग। हर साल ऐसा होता है नीट की काउंसलिंग में, यूजी में, पीजी में, कई बच्चों को इसकी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, जिससे उनको मिलता हुआ कॉलेज मिस हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चॉइस फिलिंग के ऊपर आज इसका सेशन रखा है हमने, और इस पर हम आपकी मदद करेंगे कि आपको 2019 में किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग से आप ये समझो कि कोई भी काउंसलिंग हो रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, तो उस काउंसलिंग, अब वो सपोज़ कर लिए कि कोई स्टेट लेवल का कॉलेज है, तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें जो आप चॉइसेस को फिल कर रहे हो, जो चॉइसेस को ऐड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हम चॉइस फिलिंग। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जिसकी आपने चॉइसेस दी हैं, उसी चॉइसेस में से वो आपको अलॉटमेंट देगा, आपका एनटीए। तो इसको चॉइस फिलिंग को समझते हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि चॉइस फिलिंग में हम कितने कॉलेज फिल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कुछ आप बाउंडेड हो कि आपको 2 या 4 या 5 या किसी भी नंबर तक चॉइसेस को फिल करना है। चॉइस फिलिंग के लिए यू कैन पुट ऑल द चॉइसेस विच आर अवेलेबल ओवर देयर। यानी कि अगर आप सपोज़ कर लो डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कर रहे हो, तो 39 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप 39 के 39 डीम यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 5 ही ऐड करना है या 6 ही ऐड करना है। आप यू आर फ्री टू पुट ऑल द ऑप्शंस ओवर देयर। आप सारे के सारे ऑप्शंस को वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का मैं ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, हम सारी की सारी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि लाइक चलो ठीक है, हम सारे के सारे चॉइसेस को डाल देते हैं, हमारा स्कोर कम है तो हो सकता है हमको कोई ना कोई कॉलेज तो निकल आएगा। दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग में जो भी आपको कॉलेज मिलता है वो मिलता है आपके स्कोर के अनुसार, आपके का मेरिट के अनुसार। तो सपोज़ कर लिए आप कोई भी कॉलेज को फिल कर रहे हो, तो उस कॉलेज को फिल करने से पहले आपकी पूरी रिसर्च उस कॉलेज के ऊपर हो जानी चाहिए कि इस कॉलेज को जो हम फिल कर रहे हैं, इसमें कोई बैंक गारंटी तो नहीं लगी है, इसकी एक्चुअल फीसेस क्या रहने वाली है इस साल जो हमको पे करनी है। ये सब चीज़ें देखने के बाद, आप उस कॉलेज की लोकेशन क्या है, इन सब पैरामीटर्स को देखने के बाद ही आपको चॉइस फिल करना है। सपोज़ कर लो आपने चॉइस फिलिंग में ऐसे कोई कुछ कॉलेज डाल दिया जिसके बारे में आपने देखा नहीं, और बाद में वही कॉलेज आपको अलॉट होके आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपने फ़ीस कुछ और देखी और फीस वहाँ की रियलिटी में कुछ और है, आपको पता नहीं है, और वहाँ पे बैंक गारंटी निकल ली है। इस कंडीशन में सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी आपको वो सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो राउंड नंबर फर्स्ट में तो आपको फ्री एग्ज़िट का मौका मिलता है कि आप फ्री में एग्ज़िट हो सकते हो, लेकिन सेकेंड राउंड से आपको पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो चॉइसेस आप वही फिल करो जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। ऐसे कोई चॉइसेस को आप फिल मत करो जिसको किसी भी रीज़न से आपको ड्रॉप करना पड़ रहा हो, ठीक है। चाहे उसकी लोकेशन हो, चाहे बैंक गारंटी जैसे रूल्स हो, चाहे उसकी फीसेस हो। सो बिफोर फिलिंग द चॉइसेस हमको एक छोटा सा होमवर्क कर लेना है कि सपोज़ कर लो हमने 8 कॉलेज या 10 कॉलेज सेलेक्ट किए कि इन कॉलेज के साथ हम पहले राउंड की चॉइस फिलिंग में जाएंगे। तो उन 10 कॉलेज का आपको पूरी तरह से देख लेना है, उनसे सबकी वेबसाइट में जाके
कि इसके ऊपर कुछ नॉर्म्स तो नहीं है बैंक गारंटी जैसे, या इसको एग्जैक्ट फीसेस क्या आने वाली हैं जिससे आपको अलॉटमेंट के बाद वाली होने वाली प्रॉब्लम ना हो। तो इस पॉइंट पे हमने समझा कि चॉइस फिलिंग में तो हम एंडलेस चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई बाउंडेड नहीं, हम जितने चाहे उतने नंबर डाल सकते हैं, बट हमको वही चॉइसेस उसमें डालना चाहिए जो हमारे स्कोर पे मिल सकता है और जहाँ पे हम इजीली एडमिशन ले सकते हैं, बाद में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए हम चॉइस फिलिंग करना चाहिए। नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट इसका, क्या हम गवर्नमेंट और प्राइवेट की काउंसलिंग एक साथ कर सकते हैं? ऐसा कुछ चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। इसको 2 पैरामीटर्स पे समझते हैं। एक तो हमारी जो सेंट्रल काउंसलिंग होगी जो एमसीसी कंडक्ट करेगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल कमेटी जो कंडक्ट करेगी आपकी काउंसलिंग, तो उसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट में जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एएमयू, बीएचयू, वो भी आएंगे। डीयू वाले दिल्ली के बच्चों के लिए डीयू के कॉलेजेस भी उसी के अंदर आते हैं। आईपी वार्ड्स वाले ईएसआईसी की काउंसलिंग भी उसी के अंदर होती है। एएफएमसी की आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग भी उसी की होती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही प्राइवेट सेक्टर है, इसके अंदर डीम्ड सारे के सारे डीम्ड कॉलेज 39 के 39, उसकी भी काउंसलिंग उसी के अंदर होती है। अब सपोज़ कर लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 535 आ रहा है, वो डाउटफुल है कि हो सकता है मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हो सकता हो ना मिले। अगर इन केस नहीं मिलता है मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो एटलीस्ट मैं प्राइवेट में तो सीट सिक्योर कर लूँ अच्छे कॉलेज में। तो इस पे हम कैसे चॉइस फिलिंग करें कि हम एक ही काउंसलिंग में, एक ही चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को कंडक्ट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, एक पहले इसको समझाने से पहले एक जनरल सी आप एक लाइन समझो कि चॉइस फिलिंग में सपोज़ कर लो आप किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने 1 से लेकर 10 तक 10 ऑप्शन को फिल किया, तो इसका अलॉटमेंट किस तरह से होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कि सर्वर आता है, सबसे पहले आपका चॉइस नंबर फर्स्ट को वो देखेगा कि पहले नंबर पे आपने क्या लगा के रखा है। अगर पहले नंबर वाला ही ऑप्शन आपका अवेलेबल है तो वो आपको पहले नंबर पे ही अलॉटमेंट दे देगा, और उसके बाद दूसरे से लेकर 10वें तक वो आपका ऑप्शन को चेक भी नहीं करेगा। तो ये एक हायरार्की जो आप बनाते हो, इसमें जो टॉप पे जो कॉलेजेस आप रखते हो वो सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो सपोज़ कर लो ऐसी कंडीशन में कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की करना चाह रहा है, तो आप ऊपर गवर्नमेंट के जो भी आपको कॉलेज डालने हैं 20, 25, 30, 40, 50, 100 कॉलेज, वो आप ऐड कर सकते हो ऑल इंडिया या सेंट्रल के कॉलेजेस, और उसके बाद नीचे डीम के कॉलेजेस को एज आ बैकअप लगा सकते हो। इसी पैटर्न को आप स्टेट की काउंसलिंग में भी ऐड कर दो कि सपोज़ कर लो महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो रही है, महाराष्ट्र का एक बच्चा है जिसका स्कोर 490 है, उसको लग रहा है कि माइट भी पॉसिबल मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, जो महाराष्ट्र के प्राइवेट अनएडेड कॉलेज है उसमें मुझे कुछ अलॉटमेंट मिल जाए, तो आप पहले ऊपर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज को लगा सकते हो, नीचे आप प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज को लगा सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप अपने अपने राज्यों में, अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, किसी भी स्टेट से आप हो, सब जगह ये फॉर्मूला चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर जब चॉइस आपका जो स्कैनिंग होगी, जब आपका रिजल्ट चेक किया जाता है, तो ऊपर आपके गवर्नमेंट वाले कॉलेज को चेक कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वाले कॉलेज में कुछ भी मिल सकता है तो आपको ऊपर से ही अलॉटमेंट मिल जाएगा। बट इन केस अगर आपको अलॉटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में नीचे आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लगे हैं, वहाँ पे आके आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। कई लोग यहाँ पे एक दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो पहले राउंड का तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज का ट्राई करके देख लेता हूँ, नहीं मिला तो राउंड नंबर 2 में हम प्राइवेट की काउंसलिंग करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये समझो कि जैसे एक राउंड की काउंसलिंग ख़त्म होती है, फर्स्ट राउंड फिनिश होता है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो राउंड नंबर 2 यानी कि आगे वाले राउंडों में चीज़ें और टाइट होने लगती हैं और कंप्रेस हो जाती हैं। तो जो आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो वो आप सेकंड राउंड में नहीं कर सकते हो। सो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपका स्कोर एज के ऊपर है, कि आपको लग रहा है डाउटफुल कंडीशन में कि माइट बी आई कैन गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज और नॉट, तो उसमें पहले आप गवर्नमेंट को लगा लो, नीचे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लगा लो। अगर आपने किसी भी बच्चे ने 5 चॉइसेस डाल के रखी हैं, अगर नंबर 4 वाला कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है तो आप समझ जाओ कि पहले 1 2 3 उसने तीनों आपको देखे, तीनों अवेलेबल नहीं थे, इसलिए चौथे नंबर वाला आपको अलॉटमेंट दे दिया, और 5वां वाला उसने चेक भी नहीं किया, बिकॉज ऊपर 4 पे अवेलेबल था तो 5वें तक गया नहीं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। एनआरआई वाले बच्चों के ऊपर थोड़ा चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। जो बच्चे एनआरआई के लिए होते हैं, आपका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एनआरआई कैटेगरी की ही चॉइस फिलिंग करोगे।
एनआरआई वाले बच्चे अगर आप चाहते हो तो आप मेरिमियन कोटा की भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मेरिमियन कोटा से अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरिमियन कोटा यानी कि नॉर्मल फीसेस, किसी भी कॉलेज में 85% की मेरिमियन कोटा की सीटें रहती हैं और 15% की एनआरआई कोटा की सीटें रहती हैं। जो पूरा भारत नॉर्मल एडमिशन लेगा वो मेरिमियन कोटा पे ही एडमिशन लेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। सो अगर आप एनआरआई हो, आप एक कॉलेज पूना का लगा रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले उस कॉलेज को आप मेरिमियन कोटा से लगाओ और फिर उसी कॉलेज को आप एनआरआई कोटा से लगाओ। एक ही कॉलेज को आपने 2 डिफरेंट कैटेगरीज से लगाया कि मेरिमियन में अगर मिल सकता है तो मैं मेरिमियन कोटा पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे फीसेस कम पे करनी पड़ेंगी। अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, आई विल गो फॉर द एनआरआई। सो एनआरआई वाले स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी मेरिमियन कोटा की चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एक एक कॉलेज को 2-2 कैटेगरी से लगा सकते हो। पहले आप मैनेजमेंट कोटा से लगा सकते हो, बाद में आप एनआरआई कोटा से लगा सकते हो। अब ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। महाराष्ट्र में चॉइस फिलिंग के जो फॉर्म को बोलते हैं प्रेफरेंस फॉर्म। आपके महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग होती है वो dmer.org वेबसाइट के ऊपर होगी। सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, उसके बाद आपका नंबर 3 पार्ट होता है प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना, यानी कि चॉइस फिलिंग करना। एक्सक्यूज़ मी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स। सो आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो महाराष्ट्र वाले फ्रेंड्स, आप ये लोग अच्छे से समझो कि आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है महाराष्ट्र में चॉइस डालने का। यानी कि आप ऐसे समझो कि राउंड नंबर 1 होगा, राउंड नंबर 2 होगा, राउंड नंबर 3 होगा और हो सकता है राउंड नंबर 4 भी होगा अगर सीटें बचती हैं तो राउंड नंबर 4 को हटा देते हैं, कन्फ्यूजन आएगा। अभी हम राउंड 1, 2, 3 रख लेते हैं। राउंड नंबर 3 को ही मॉप अप राउंड भी बोलते हैं। तो सपोज़ कर लो आपने राउंड नंबर 1 में कुछ चॉइसेस डाले और आप देख रहे हो कि अब राउंड नंबर 1 के बाद आपको सीट नहीं मिली, तो आप सोच रहे हो कि राउंड नंबर 2 में हम कुछ एडिट कर लें, कुछ चेंज कर लें, कुछ कोर्स और बढ़ा दें। एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीडीएस डाल के देख लेता हूँ, हो सकता है बीडीएस में सीट मिल जाए। गवर्नमेंट नहीं मिला तो चलो प्राइवेट में ट्राई करके देख लें। तो आपको राउंड नंबर 2 में प्रेफरेंस फॉर्म भरने की चांस नहीं मिलती है। पर्टिकुलरली फॉर द महाराष्ट्र स्टेट, वहाँ पे चॉइसेस आप जो राउंड नंबर 1 में डालते हो वही चॉइसेस आपकी कैरी फॉरवर्ड होती हैं फॉर द राउंड नंबर 2 एंड ऑल्सो फॉर द राउंड नंबर 3। सो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स, आपको पास पहले ही आपको ये देख लेना है, चेक कर लेना है कि आपके स्कोर पे अगर आप डाउटफुल कंडीशन में हो कि हो सकता है मुझे कॉलेज मिले या ना मिले, तो जितने भी कोर्सेज़ हैं महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल साइंस के, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के कोर्सेज, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएलपी और लाइक फिजियोथेरेपी और आपका नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज एक साथ ही आपके सामने आते हैं, सारे ऑप्शन रहते हैं। तो अगर आप डाउटफुल कंडीशन में हो तो आप सारे के सारे अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जितना आपको लगता है वो डाल के चलो, बिकॉज अर्लियर राउंड में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आपकी राउंड नंबर 1 में चॉइस फिलिंग होती है वही आगे में जाएगी। सपोज़ कर लिए आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आप नहीं लेना चाहते हो एडमिशन, तो उसको छोड़ के आप राउंड नंबर 2 में आप आगे जा सकते हो, ठीक है। आप अपग्रेड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ आपके पास रहती है। रिटेंशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपके वो कॉलेज रिटेन हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करते हो तो राउंड नंबर 2 में आप अपग्रेडिंग के लिए चले जाओगे। सो स्पेशली फॉर द महाराष्ट्रियन स्टूडेंट, फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, आप लोग को एक ही मौका मिलेगा। देयर विल बी ओनली 1 चांस अवेलेबल फॉर यू इन द राउंड नंबर 1 कि वहाँ पे जो आप चॉइसेस करोगे वही आगे वाले राउंड में फॉरवर्ड होंगी। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। काफ़ी बच्चों को नहीं पता है जो फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग को करने जा रहे हैं। जिनके पास लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो आप लोग चॉइस फिल करने में, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स स्टूडेंट फैसिनेटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चा, मेरा फ्रेंड या कोई भी उस कॉलेज में पढ़ रहा है तो मैं भी उस कॉलेज में पढूं। बट ऐसा काउंसलिंग में नहीं होता है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसी कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाए। हाँ, अगर आपके पास नीट में उतना स्कोर आया है कि आप उस कॉलेज में सीट डिज़र्व करते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बट काउंसलिंग का मतलब होता है अलॉटमेंट ऑफ अ सीट ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर। अगर आपका नीट का स्कोर उस कॉलेज को डिज़र्व कर रहा है देन दैट इज़ ओके। अगर वो स्कोर डिज़र्व नहीं कर रहा है तो आपको वही चीज़ मिल सकती है जो उस स्कोर पे आ सकती है। फाइन। सो आपको चॉइसेस इस हिसाब से डालने हैं। सभी बच्चे, आप इसको समझो कि आपको चॉइसेस उस हिसाब से डालने हैं कि जो आप कॉलेज पसंद करते हो वो तो ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हो। बट आपको ये भी देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ माई स्कोर मुझे ये कॉलेज मिल जाए। लास्ट ईयर को बिल्कुल तरह से कॉपी मत कीजिएगा। हर साल चीज़ें चेंज होती हैं, डायनेमिक होती है काउंसलिंग। बदलाव स्वाभाविक सी बात है, बच्चे बदलते हैं, पेपर का लेवल बदलता है, सीटें बदलती हैं, कम्युनिटीज़ बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है
कि कोई बार बच्चा सोचता है कि इसको बाद में देखेंगे, इसको हम पहले देख रहे हैं, तो हर आदमी एक अलग तरीके से सोच रहा है, सबकी अप्रोच अलग है. सो दिस काउंसलिंग इज़ वेरी मच डायनेमिक. डोंट ट्राई टू कॉपी आउट द थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द ईयर 2018. You can like take the concept of the 2018 and come for the counseling of 2019 and do the counseling accordingly. But आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझ के देखना है कि what I can get according to my score, I have to put only those choices because allotment तो हमारे स्कोर के हिसाब से ही होना है. और कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ही काउंसलिंग के पीछे लगे हैं. जैसे कर्नाटक में लग गए कि फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो चलो राउंड नंबर 2 पे देखते हैं, चलो राउंड नंबर 3 पे देखते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, काउंसलिंग पूरे भारत की एक साथी होती है. अगर आपको कहीं पे सीट नहीं मिल रही तो आप सही समय पे डिसीज़न ले लो कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे इस काउंसलिंग से सीट नहीं मिल रही है तो दूसरी कौन सी काउंसलिंग है जहाँ पे जाके मैं रजिस्ट्रेशन करूँ और वहाँ से मैं सीट ले लूँ. इंडिया में इस साल जितने भी एडमिशन्स होंगे, जो भी अलॉटमेंट्स होंगे, वो सब नीट की काउंसलिंग के द्वारा होंगे. सेंट्रल काउंसलिंग की कमेटी की जो बॉडी रहेगी वो MCC रहेगी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसको कंडक्ट कराएगी. और सभी स्टेट के डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं मेडिकल एजुकेशंस के, वो अपने ऑब्जर्वेशन में DGSS के अंदर अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराएंगे और सीटों का अलॉटमेंट करेंगे. देयर विल बी नो अदर एक्टिविटीज़ फॉर द एडमिशन. एवरी एडमिशन, ईच एंड एवरी सिंगल एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द नीट काउंसलिंग्स. सो होपफुली ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मदद करेगी. चॉइस फिलिंग में हम जितने चाहें उतने नंबर डाल सकते हैं, बट हमको जो मिल सकता है उसी को डालना चाहिए. चॉइस फिलिंग से पहले हमको देख लेना चाहिए जो भी हम कॉलेज को फिल करने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल फीसेस क्या हैं, क्या उसमें एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं है. कई बार बच्चे एनुअल इंक्रीमेंट नहीं देख पाते हैं कि फ़ीसेस देख रखी, और कुछ कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो नीचे लिख के चलते हैं कि 10% हम एनुअल फ़ीस को इंक्रीमेंट करेंगे, हर साल 10% फ़ीस बढ़ाएंगे. उससे भी सिनेरियो चेंज हो जाता है. सो आप माइन्यूटली काम माइंड से इन सब चीज़ों को देखिए एंड डू योर काउंसलिंग वेल, बिकॉज काउंसलिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी चॉइस फिलिंग. चॉइस फिलिंग आपने कर दी, चॉइस फिलिंग के बाद लास्ट डे आपको चॉइसेस को लॉक करना पड़ता है. लॉक नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है. ऑटो लॉक की फैसिलिटी होती है, वैसे आप उसको लॉक को खुद से करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा. और चॉइस फिलिंग करने के बाद सीधा फिर आपका मोस्ट प्रॉब्ली 102 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है. अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, सीट आपको अलॉट हो गई, फिर आप जाके कॉलेज में फीसेस सबमिट कर दोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके अपने सबमिट कर दोगे. दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर योर चॉइस फिलिंग फॉर द ईयर 2019 नीट काउंसलिंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट MBBS एंड अदर कोर्सेज. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम टीम ACS. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. अच्छे से चीज़ों को समझिए. डोंट ट्राई टू कॉपी द थिंग्स विच द अदर आर डूइंग. उसका कॉन्सेप्ट समझो, खुद से अपनी काउंसलिंग अच्छे से करिए. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर टीम. डू द काउंसलिंग लॉजिकली. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स.